काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो रेटिना के आधे से ज्यादा केस होते हैं यही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी सिंपल सी थिंग है कि दिस इज माइक्रोएंजियोपैथी अफेक्टिंग द रेटिनल आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होते क्या है? ड्यू टू डायबिटीज देयर इज चेंजेस इन द रेटिनल आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ठीक है, एंड इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज। जो डायबिटीज के ड्यूरेशन होते हैं उससे काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। okay? तो ड्यूरेशन जो होता है डिपेंडिंग अपॉन इस पे होती है बुक के हिसाब से 10 to 15 ईयर, 15 to 30 ईयर एंड मोर देन 30 ईयर। जो प्रेजेंस होती है 10 to 15 ईयर में अराउंड 25 to 50% होती है। देन जो प्रेवलेंस होती है 15 टू अगर 30 ईयर के बीच में अगर डायबिटीज है, क्योंकि जब भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो जैसे मेरे पास आते हैं तो मेरी आदत है पूछने की भाई कितने साल से डायबिटीज है। उससे आप गेस लगा सकते हो कि हाउ मेनी पेशेंट्स अफेक्ट होते हैं। अगर ये आ रहा है आपके पास कि कोई हिस्ट्री देता है कि 10 से 15 साल से डायबिटिक हैं और अंडर मेडिकेशन है, तो चांसेस है कि 25 से 50% इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर पेशेंट बोलता है कि 15 ईयर टू 30 ईयर है, इट इज 75 to 90%। और अगर कोई पेशेंट बताता है कि मोर देन 30 ईयर, इस साल से ज्यादा का वो डायबिटिक है और अंडर मेडिकेशन है, तो दिस चांस ऑफ 100% इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। तो ये प्रेजेंस हमेशा याद रखिएगा, अकॉर्डिंगली फिर हम पेशेंट को रिव्यू करते हैं। नाउ कम टू पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो इसका है कि क्यों होता है, एकदम सिंपल सी चीज है, देयर इज लॉस ऑफ पेरिसाइट्स। अगर एनाटॉमी किसी को याद होगा तो मैंने पेरिसाइट्स डिस्कस किया था कि क्या होती है। पेरिसाइट्स आर द फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि कैपिलरीज के चारों तरफ या ब्लड के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, एंड डायबिटीज में क्या होता है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल से टर्म में ग्लूकोज डिपोजिशन होता है, दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ पेरिसाइट सेल्स। हमने वहां पे पढ़ा था कि पेरिसाइट्स के काफी सारे काम होते हैं। ये डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ब्लड रेटिनल बैरियर होता है उसको मैनेज करते हैं। इसकी फेगोसाइटोसिस में भी रोल होती है, इम्यून सिस्टम में भी रोल होती है। बट लॉस ऑफ पेरिसाइट्स जो होते हैं दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनिरिज्म। माइक्रो एनिरिज्म क्या होता है? नॉर्मली एनिरिज्म आपने पढ़ा होगा कि एक्स्ट्रा जो वॉल में जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं, देयर इज सम स्वेलिंग टाइप थिंग दैट विल लीड टू। और यहाँ पे माइक्रो एनिरिज्म है, तो माइक्रो एनिरिज्म कहाँ पे होगी? कैपिलरीज में। और कहीं पे भी कैपिलरीज में माइक्रो एनिरिज्म होगी तो क्या होगी? लेटर ऑन वो फट जाएगा एंड दैट विल लीड टू हेमरेज। तो क्या करता है माइक्रो एनिरिज्म? ये क्या करता है? इट इज फर्स्टली विजुअल साइन ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। जब भी हम माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर एनपीडीआर बोलते हैं तो जो फर्स्ट साइन होता है दैट इज माइक्रो एनिरिज्म। इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ दैट डायबिटिक रेटिनोपैथी। जब भी हम देखेंगे, फंडस एग्जामिन करेंगे, अगर हमें माइक्रो एनिरिज्म दिख रहा है दैट, तो वहां से हम माइल्ड एनपीडीआर करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इट इज लोकेटेड इन द इनर न्यूक्लियर सेल्स। ये आपने पहले भी एनाटॉमी में बताया था कि इनर न्यूक्लियर सेल्स में ये मिलते हैं। एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेनस साइड ऑफ द कैपिलरी सर्कुलेशन। ठीक है, जब आप फंडस देखोगे तो आपको दो तरह के, एक एकदम पिंकिश दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, और नीचे जो होती है वो स्लाइट रेड होती है जो होती है। तो जो वेनस साइड होता है नीचे वाला, वहां से दैट विल ओरिजिनेट दैट कैपिलरी सर्कुलेशन। एंड जब भी हम एफएफए करेंगे, फंडस एंजियोग्राफी, तो हाइपर फ्लोरोसेंस दिखेगा। फ्लोरोसेंस जो होता है वो ज्यादा दिखेगा वहां पे। वहां से हम अभी फोटोग्राफ में आप देखोगे कि हम गेस करते हैं कि देयर इज माइक्रो एनिरिज्म देयर। आप देख रहे हो ये फंडस फोटो है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरोसेंस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल बाकी ब्लड वेसल्स देख लो, ये सब चीजें नॉर्मल है, सब कुछ है, बट ये जो एरिया है यहाँ पर है, यहाँ पे
यहाँ पे आप देख रहे हो कि these are small microaneurysm formation and this is the first sign of the diabetic retinopathy. जो mild NPDR होती है आप यहाँ से guess कर सकते हो and the treatment will start from there. देखो fundus angiography किया है तो कहाँ पे आ रही है, ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, these all are the microaneurysm formation. यहाँ है छोटे 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 छोटे, ठीक है। आप यहाँ देखो यहाँ पे भी है, दिस इज डॉट लाइक जो hyperfluorescent area है, these all are the microaneurysm which was the first sign of this one, diabetic retinopathy. Now come to the pathogenesis. Pathogenesis तो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, ये माइक्रोवास्कुलर लीकेज, जैसे मैंने बताया कि लॉस ऑफ पेरिसाइट सेल क्या करेगा, एनिज्म फॉर्मेशन, और कहीं पे भी एनिज्म फॉर्मेशन होगी तो क्या होती है, लेटर ऑन वो फट जाती है। जैसे सिंपल सी चीज है, आप क्या करते हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज सुना होगा, ब्रेन हेमरेज में क्या होती है, ब्रेन के जो वेसल्स होते हैं देयर इज एनिज्म फॉर्मेशन और लेटर ऑन वो फट जाते हैं और ब्रेन में ब्लड चला जाता है। सिंपल सी थिंग यहाँ पे कि माइक्रो एनेरिज्म फॉर्मेशन होता है, लेटर ऑन क्या होगा, दैट विल ब्रेक एंड दैट विल लीड टू द रेटिनल हेमरेज, ब्लड आ जाएगा रेटिना में। अब क्या होती है कि जो ब्लड जो रेटिना में होती है वो ये अगर डिफरेंटली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैकुला के आसपास होगी तो फिर वहां से सीएसएमई वगैरह डेवलप हो जाएगी एंड दैट विल लीड हैम्परिंग ऑफ द विजन। अब जब रेटिनल हेमरेज होगी, हेमरेज कहाँ पे होगी, भी कौन सी लेयर इन्वॉल्व थी, न्यूक्लियर लेयर। वहां पे जब आपका हेमरेज होगा तो क्या होगा, रेटिनल एडमा, वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी। और आपको पता ही है कि ट्रांसुडेट और एक्जुडेट दो चीजें होती है। एक्जुडेट क्या होती है, इसमें प्रोटीन होती है और लिपिड्स होते हैं, एंड एक्जुडेट फॉर्मेशन तभी होता है व्हेन देयर इज सम इंफ्लेमेटरी प्रोसेस देयर। तो क्या होगा, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हुई, पेरिसाइट्स के लॉस होने की वजह से क्या हुआ, माइक्रोएनिज्म हुआ, माइक्रोएनिज्म फॉर्मेशन लेटर ऑन लीड हेमरेज, हेमरेज के बाद क्या हुआ, जो फ्लूइड एक्युमुलेट हुई वो इडमेटस हो गई, वहां के बाद क्या होगी, हार्ड एक्जुडेट फॉर्मेशन हो गई। तो दीज आर द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंजेस होती हैं डायबिटीज में, दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो यहाँ पे these are the normal blood vessels, यहाँ पे लॉस ऑफ पेरिसाइट सेल्स हुई तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनेरिज्म। एनेरिज्म का क्या होता है, मतलब गुब्बारा टाइप बन जाता है ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी गुब्बारा जैसा बन गया, अब गुब्बारा जैसा बन गया तो क्या हो गया, यहाँ से लीकेज हो जाएगी, लीकेज ऑफ ब्लड, दैट विल लीड टू हेमरेज, और लीकेज होगा तो क्या होगा, रेटिनल एडमा डेवलप होगी, रेटिनल एडमा डेवलप होगी तो लेटर ऑन इट विल बी accumulation of lipids and protein and that will lead to hard एक्जुडेट। ये हो गया आपका पैथोजेनेसिस, हाउ रेटिनल चेंजेस विल अकर इन केस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप देख रहे हो जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, दीज आर द हार्ड एक्जुडेट्स, ठीक है। और हार्ड एक्जुडेट कहाँ पे फॉर्म होती है, ये हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था। उनसे लेयर मैंने उसी वक्त बोला था कि हर एक लेयर के अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं। हार्ड एक्जुडेट जो होती है वो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में होती है, ठीक है। तो हार्ड एक्जुडेट फॉर्मेशन इज देयर एट द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। आपको यहाँ हेमरेज भी दिख रहा है, दीज आर द फीचर्स ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे भी हार्ड एक्जुडेट है और साइनिंग लाइक होती है, जैसे येलोइश कोई लाइट नहीं, पीछे से लाइट जला दो तो येलो टाइप साइन करता है, वैसे साइन करता है दिस हार्ड एक्जुडेट्स, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जहां मैकुला के पास आया कि देयर इज इट इज विजन शुरू हो जाएगी वहां से। नाउ कम टू द माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन। यहाँ ये क्या करती है, देयर इज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। माइक्रोवास्कुलर होते हैं जो वेसल्स होते हैं, जो सेल वेस्कुलर पाथवे होती है जो माइक्रो लेवल पे होती है, देयर इज थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट देयर इज एंडोथेलियल डैमेज एंड पॉलिफरेशन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आप जो लेयर होती है वेसल्स की, उस लेयर में जाकर के आप जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पे थिकनिंग हो जाएगी, फिर एंडोथेलियल जो लेयर्स होती है वेसल्स की वो डैमेज हो जाएंगे, और वहां पे क्या है, दे चेंजेस आरबीसी एंड इंक्रीज थिकनेस ऑफ द प्लेटिलेटस लेयर।
ये जो सेम चेंजेज है माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन, सेम ऐसे ही चेंज होती है जब आपको एमआई होता है, ठीक है। माइकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक होती है उसमें जो चेंजेज आती है आपने देखा होगा, सेम चेंजेज यहाँ पे होती है। रिच कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, एंडोथेलियल डैमेज होगी, चेंज इन आरबीसी होंगे एंड देयर इज स्टिकनेस ऑफ द प्लेटलेट्स होंगे। इनका इसको म्यूट कर दो इन केस इज देयर इन समवेयर। आप यहाँ पे भी देख लो, ये आर्टरीज है, यहाँ पे वेन्स है एंड इन बिटवीन देयर इज वेन्स और आर्टरी का जो जंक्शन है वहां पे क्या हुआ, एनिज्म फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड देयर इज change in the basement membrane leading to endothelial damage, RBC and platelet accumulation हो गया। उसके बाद there is occlusion, यहाँ देख लो सेम चीज, there is basement membrane thickening, there is basement membrane thickening, thereafter there is endothelial cell damage, RBC changes and platelet thickening हो गई, that will lead to blockage of the vessels। अब आ जाओ, हार्ड एक्जुडेट हो गई, रेटिनल हेमरेज हो गई, रेटिनल इडमा हो गया, एंड नेक्स्ट क्या हो गई आपकी जो सॉफ्ट एक्जुडेट फॉर्मेशन है ये, ठीक है। जो सॉफ्ट एक्जुडेट फॉर्मेशन है दैट इज फोकल। सॉफ्ट एक्जुडेट आपको याद होगा कि क्यों होता था, दीज आर द जो हमारे एक्सोनल लेयर्स होते थे, ठीक है, वहां पे ये होती है, जो नर्व फाइबर लेयर्स होते हैं वहां पे सॉफ्ट एक्जुडेट बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि देयर इज फोकल इस्चीमिया ऑफ द नर्व फाइबर लेयर, वहां पे स्टेमिक चेंजेज होंगे। स्टेमिक चेंजेज क्यों होंगे, क्योंकि अभी इससे पहले आपने साइड में देखा कि देयर इज ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑक्लूजन होगी तो वहां पे ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी तो क्या होगी, स्टेमिक चेंजेज होंगे एंड दैट विल लीड टू नेक्रोसिस। एक्सोप्लाज्मिक स्टेसिस हो जाएगी वहां पे, एक्युलेशन ऑफ सिस्टोइड बॉडी एंड दैट विल लीड टू द सॉफ्ट एक्जुडेट। कॉटन वूल स्पॉट्स और सॉफ्ट एक्जुडेट नर्व फाइबर लेयर पे आएंगे ड्यू टू फोकल स्टेमिक ऑफ दैट एरिया। आप यहाँ पे देख लो, दिस इज स्मॉल कॉटन स्पॉट्स, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द सॉफ्ट एक्जुडेट, कहाँ पे होती है, नर्व फाइबर लेयर पे होती है। सभी के पैथोजेनेसिस आप समझ गए कि कैसे कैसे चेंजेज होती है और क्या क्या चेंजेज होती है। फर्स्ट वन क्या थी, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हेमरेज हुई, लीकिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, इडमा हुआ, इडमा के बाद क्या हुआ, हार्ड एक्जुडेट फॉर्मेशन हुआ, हार्ड एक्जुडेट के बाद क्या हुआ, फिर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई लीडिंग टू इस्कीमिक चेंजेस, उसके बाद क्या हुई, सॉफ्ट एक्जुडेट फॉर्मेशन एट नर्व फाइबर लेयर, ठीक है। तो ये देख लीजिए जो माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन है ये इसने क्या किया, हाइपोक्सिया किया। उसके बाद सिंपल सी चीज है, कहीं पे भी हाइपोक्सिया होगी तो क्या होती है, बॉडी की अपनी मैकेनिज्म होती है, वो अपने सेल बचाने के लिए क्या करता है, वीजीएफ रिलीज करता है। वीजीएफ क्या होती है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। जब आप इंट्राविट्रेल इंजेक्शन पढ़ोगे तो क्या करते हैं, उसमें हम एंटी वीजीएफ देते हैं, ठीक है। जैसे आरओपी पढ़ोगे तो उसमें भी क्या करते हैं, एंटी वीजीएफ देते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी हमारे बॉडी में हाइपोक्सिक पार्ट होता है तो वहां पे बॉडी क्या करती है, वीजीएफ रिलीज करती है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, and this is responsible for the neovascularization, नए वेसल्स फॉर्मेशन। ये आप हमेशा याद रखोगे कि नियोवास्कुलराइजेशन क्यों होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है नियोवास्कुलराइजेशन का, वो क्यों होती है, नियोवास्कुलराइजेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है, इट इज बिकॉज ऑफ सीआरवीओ एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये जो दो मेन कॉज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी जो रेटिनल पार्ट्स होते हैं दीज आर एनॉक्सिक, इसमें एनॉक्सिया हो जाती है, एनोक्सिया मतलब हाइपोक्सिक पार्ट होते हैं और वहां पे फिर बॉडी रिलीज करती है वीजीएफ, एंड वीजीएफ क्या करती है, नए वेसल्स फॉर्मेशन करते हैं ताकि सेल डैमेज ना हो। और हमें इसको रोकना, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका।
वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। स्पेस नहीं है, छोटे छोटे मैक्रो बनेंगे। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आप। रिटर्न जस्ट एक म्यूजिक हो रही हेलो हाँ हेलो सॉरी डिस्टर्ब यू सर बट आवाज आ लास्ट रही है? स्लाइड से आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी सर, अभी ठीक है बट लास्ट स्लाइड में आपका वॉइस ब्रेक हो गया, तो प्लीज रिपीट अगेन। हेलो सर। ये ना दिस वन आवाज आ रही है? क्या चक्कर क्या है यार? आवाज आ रही है अभी। हाँ ठीक है, तो जो पैथोजेनेसिस फॉर्मेशन हो गया, जो लास्ट स्लाइड मतलब लास्ट स्लाइड दिस वन, यहाँ पे मैं यही बता रहा था कि कहीं पे भी बॉडी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है हमारी जो नियोवैस्कुलराइजेशन फॉर्मेशन की, वो होती है सीआरबी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होती है कि आपने देखा कि हाइपोक्सिया हो गई, ब्लड जो जहाँ ट्रेवल करनी चाहिए थी वहां ना जाकर के देयर लीकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्या है, रेटिना के जो पार्ट है वो हाइपोक्सिक हो जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो क्या होती है, देयर इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वीजीएफ रिलीज होती है, दैट विल लीड टू अगेन द न्यू वेसल्स फॉर्मेशन। तो हाइपोक्सिक जो कॉज होते हैं, जहां पे भी हेमरेज होगी तो हाइपोक्सिया होगी, हाइपोक्सिया लीडिंग टू नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ द वेसल्स, ये चीजें होती है। अभी आप देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर आर्टरीज है, इधर वेन है, बीच में क्या है, देयर इज वासोफॉर्मेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड देयर इज लीकेज ऑफ द Recording in progress. अब ये जो एरिया है, अब ये जो एरिया है इसमें क्या है कि देयर इज हाइपोक्सिक चेंजेज, यहाँ पे हाइपोक्सिया होगी, ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो अब क्या होगी, वीजीएफ रिलीज हुई, वीजीएफ रिलीज होकर के क्या हो गई, नियोवैस्कुलराइजेशन, नए वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड जहां नए वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो गया, नॉन पॉलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, नाउ इट इज पॉलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें नए वेसल्स बन गए। आपको यह समझना है कि नॉन पॉलिफेरेटिव एंड पॉलिफेरेटिव में अंतर क्या है, एनपीडीआर और पीडीआर में अंतर क्या है। एनपीडीआर इज अप टू द स्टेज ऑफ हार्ड एक्जुडेट, हेमरेज, कॉटन स्पॉट्स, रेटिनल एडिमा, और जहां न्यू वेसल्स फॉर्मेशन हुए ये पीडीआर का स्टेज हो गया, वहां पे नए वेसल्स फॉर्मेशन हो गए। यू कैन सी हेयर, आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल वेसल्स है, बट यहाँ पे सिंपली नए वेसल्स की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये एरिया हाइपोक्सिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो वीजीएफ रिलीज हुए एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, आप ये देख सकते हो, एंड देयर इज एनवी फॉर्मेशन, नियोवैस्कुलराइजेशन एल्सवेयर। ठीक है, जाओ क्लासिफिकेशन में, जो बैकग्राउंड होती है माइक्रो एनिरिज्म, डॉट एंड ब्लॉट, हेमरेज, हार्ड एक्जुडेट एंड द मैकुलर इडमा पे डिपेंड करती है। पॉलिफेरेटिव क्या होती है, देयर इज सॉफ्ट एक्जुडेट, वेनस चेंजेस, डायलिटेशन, लूप बेंडिंग एंड आईआरएमएस। अभी मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है, पॉलिफेरेटिव जो मैंने बताया कि क्या होती है, नियोवैस्कुलराइजेशन फॉर्मेशन होते हैं, नियोवैस्कुलराइजेशन कहाँ होगी, डिस्क पे हो सकती है, एल्सवेयर कहीं और भी हो सकती है, या फिर एनवीआई, ठीक है, आइरिस पे हो सकती है। एंड ETDRS क्लासिफिकेशन जो है डायबिटीज की, ये क्या करती है, जो नॉन पॉलिफेरेटिव होती है, इट वाज सब डिवाइडेड इनटू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। नॉन पॉलिफेरेटिव अभी तक वेसल्स फॉर्मेशन है, और एक बार आपकी वेसल्स फॉर्मेशन हो गए, नए वेसल्स, नाउ इट इज पॉलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। और अगर मैकुला इन्वॉल्व हो गया तो क्या हो गया, डायबिटिक मैकुलोपैथी। ये हो गई आपकी ETDRS क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल फीचर्स है एनपीडीआर की, जो माइल्ड होते हैं, माइल्ड जैसे बताया कि फर्स्ट सिम्टम क्या होते हैं, माइक्रो एनिरिज्म होते हैं, तो आपको जो माइल्ड होगा उससे माइक्रो एनिरिज्म मिलेगा,
डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज मिलेगा, प्लेन सेपरेट हेमरेज मिलेगी, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हार्ड एक्जुडेट्स। आप ये देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये माइक्रोएनेरिज्म है, हार्ड एक्जुडेट फॉर्मेशन, ऐसे जैसे बताया, डॉट 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 हेमरेज है, एंड जो बड़ा सा है दैट इज फ्लेम सेपरेट हेमरेज। दिस इज द फर्स्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू यूटीआई एनपीडीआर जो माइल्ड हो गई। तो आप यहाँ पे देखो काफी सारे हार्ड एक्जुडेट हैं और साथ में बड़े बड़े हेमरेज है, दैट इज द मॉडरेट स्टेज ऑफ एनपीडीआर। आप यहाँ भी देख लो हार्ड एक्जुडेट बड़े बड़े से हैं, ठीक है, ये एनपीडीआर के स्टेज हो गए, जब तक कि पॉलीफेशन नहीं है देन इट इज। यहाँ पे देखो कितने बड़े हेमरेज है, माइक्रोएनेरिज्म है, अगर मैकुला इन्वॉल्व हो जाएगी तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैकुलोपैथी एंड इट इज लैटरल प्रोग्रेसिवली, ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स सिवियर एनपीडीआर। नाउ कम टू मॉडरेट एनपीडीआर। इसमें क्या है, माइक्रोएनेरिज्म और हेमरेज रहेगी, सॉफ्ट एक्जुडेट रहेगा और वेनस चेंजेज होंगी। वेन्स में क्या होंगी, देयर डायलेटेशन होंगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडेड अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, ये डुप्लीकेशन ऑफ वेन्स हो जाएंगे और टॉर्चोसिटी होंगी। तो वेनस चेंजेज जहां दिखने लगे इट विल गो टू माइल्ड टू मॉडरेट एनपीडीआर। अब यहाँ पे देखो पहले का जो फोटोग्राफ था ये कितने सिंपल थे, यहाँ पे वेन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वेसल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो वेन्स ब्लीडेड अपीयरेंस, जैसे एक खींच के रखता है वैसे, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट एक्जुडेट दिख रहे हैं, हेमरेज भी दिख रहे हैं, बट वेन्स जो है ये देखो कैसे है, स्ट्रेटनिंग, जैसे कोई खींच रखा हो, ठीक है, नए वेसल्स फॉर्मेशन है, दैट विल लीड टू मॉडरेट एनपीडीआर। नाउ कम टू सिवियर एंड वेरी सिवियर एनपीडीआर, ठीक है, इसका ये याद रखना हमें 4:2:1, ठीक है। 4:2:1 क्या है, माइक्रो एनेरिज्म इन 4 क्वाड्रेंट सिवियर होते हैं, ठीक है। माइक्रो एनेरिज्म क्या होगा, चारों क्वाड्रेंट में मिलेंगे। वेनस चेंजेस क्या होंगे, मिनिमम 2 क्वाड्रेंट में मिलेंगे। और IRMAS, ठीक है, दैट इज शंट फॉर्मेशन बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन, ये 1 क्वाड्रेंट में मिलेंगे। अगर फर्स्ट क्राइटेरिया है तो दिस इज सिवियर, एंड सेकंड क्राइटेरिया आप जो ये फर्स्ट है और क्वाड्रेंट में है ये सब मिल रहे हैं, और सेकंड क्राइटेरिया है तो वेरी सिवियर होगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सॉफ्ट एक्जुडेट दिख रहे हैं, देयर इज शंट फॉर्मेशन, वेस्कुलर एब्नॉर्मलिटी इंट्रारेटिनल वेसल्स में देयर इज शंट फॉर्म, एक दूसरे से मिलने लगेंगे। ये जो आपको मिल रहा है बिटवीन 2 वेसल्स, यहाँ पे देखिए दिस इज IRMA, ठीक है। अगर ये मिल रहा है तो नाउ इट गो टू सिवियर हेपेटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में आपको माइक्रोएनेरिज्म मिलेंगे, 2 क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, वेनस चेंजेज होंगे, और कम से कम एक क्वाड्रेंट में हमें ये शंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब आप अंडस एग्जामिन करोगे, दैट गोज टू सिवियर एनपीडीआर। हाँ देखो सिवियर IRMA यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। So these are the things you have to see. And now come to the PDR, that is polyphasation. सिंपल सी चीज है, बाकी सब चीजें तो आपने देख लिया। जहां आपको नियोवैस्कुलराइजेशन मिल गया, NBE NVD, नियोवैस्कुलराइजेशन एल्सवेयर, कहीं पे भी बड़ा सा वेसल्स फॉर्मेशन हो गया या डिस्क पे, तो आप उसको PDR की तरफ चले जाएंगे, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आप ऐसे समझो, ये देख लो यहाँ पे नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हो गए, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, दैट विल इंडिकेट PDR। एक बार फोटो देखने में समझ में नहीं आएगा, देखते देखते ही आपको ये पता चलेगी। यहाँ देखो नए वेसल्स फॉर्मेशन हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ठीक है, यहाँ पे हो गए, तो दैट विल गोज टुवर्ड्स द PDR। और जब आप अंडस एंजियोग्राफी करोगे तब आपको यहाँ पे वेसल्स दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, ठीक है, नियोवैस्कुलराइजेशन एल्सवेयर, ये हो गई PDR फॉर्मेशन। मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को। यहाँ भी आप देख लो नॉर्मल वेसल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नए वेसल्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हेमरेज हो गया। देखो यहाँ पे हेमरेज हो गई तो जितने ब्लड थे ये जाके इधर कोगुलेट हो गई, तो ये जो एरिया हो गया दैट इज एनॉक्सिक एरिया। यहाँ पे क्या हो गई, हाइपोक्सिक एरिया। हाइपोक्सिक एरिया में क्या हो गई, यहाँ पे फिर VGF की
रिलीज हुई VGF की वजह से नए वेसल्स फॉर्मेशन हो गए, दैट इज NVE। जाओ NVD, नियोवैस्कुलाइजेशन एट द डिस्क। डिस्क में ऐसे वेसल्स आपको कभी भी नहीं देखेंगे, स्ट्रेट वेसल्स मिलेगी आपको। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे नए वेसल्स फॉर्मेशन है ऑप्टिक डिस्क पे, एंड दैट इज आल्सो सीन इन PDR, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो NVE और NVD जहां मिलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, PDR के तरफ शिफ्ट होंगे, और उस हिसाब से मैनेजमेंट डिफर करेगा। ये देखिए NVD थर्ड वेसल्स फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे 4 वेसल्स होते हैं जो दिखते हैं। देखिए नए वेसल्स फॉर्मेशन है। NVD आप जब आप FFA में देखोगे तो ये आ गया आपका नए वेसल्स, ठीक है। नाउ कम टू मैकुलर एडिमा, ठीक है। देयर इज रेटिनल थिकनिंग फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मैकुलर एरिया। सिंपल सी चीज है, चारों तरफ रेटिनल थिकनिंग हो रही है, ब्लड एक्युमुलेशन हो रहा है, तो मैकुला कैसे स्पेयर रहेगा। तो मैकुला जब इन्वॉल्व हो जाएगा, रेटिनल थिकनिंग हो जाएगी, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मैकुलर एरिया हो जाएगी, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैकुलर एडिमा। आप ये देख लो, यहाँ आपको दिख रहा है फोकल एरिया जो मैकुला के आसपास है, वहां पे एडिमा हो गया, ये देखो, ठीक है। अब ये क्या है कि ये फोकल एरिया एक जगह पे है, और ये क्या है, डिफ्यूज है, मैकुला के चारों तरफ है, ठीक है। मैकुलर एडिमा फोकल बोलेंगे और डिफ्यूज बोलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा आपका मैकुलर एडिमा का, उसमें इसकी मैनेजमेंट है वो वेरी करेगी, फोकल की और डिफ्यूज की। अब ये देखो डिफ्यूज पूरा पूरा हार्ड एक्सुडेट भरा पड़ा है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूज एडिमा अराउंड द मैकुला। 2 डिस्क डायमीटर यहाँ पे मैकुला आ जाएगा आपका पूरा का पूरा डिफ्यूज एरिया है ये, ठीक है। अब आ जाओ CSME। CSME क्या होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। क्या होगी, देयर इज रेटिनल थिकनिंग विद इन द 500 माइक्रोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोबिया। जैसे हमने एनाटॉमी के वक्त पढ़ा था पैराफोबिया पेरीफोबिया एरिया, तो ये 500 जो माइक्रोमीटर है सेंटर ऑफ द फोबिया, उसके चारों तरफ रेटिनल थिकनिंग हो जाएगी। There is formation of hard exudate with the thickening of the adjacent retina within 500 micron from the center of the fovea, and there is retinal thickening 1 disc area or more within 1 disc diameter from the center of the fovea. ये 3 में से कोई भी एक होगा तो हम करेंगे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। अगर फोबिया के चारों तरफ 500 माइक्रोन जो एरिया है वहां पे रेटिनल थिकनिंग होगी तो देयर इज CSME। अगर 500 माइक्रोन के साथ साथ हार्ड एक्सुडेट हो गया तो भी CSME है, एंड रेटिनल थिकनिंग 1 डिस्क एरिया और मोर देन 1 डिस्क डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोबिया हो गया तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा होगा। देख लो ये जो डायग्राम है ये आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपका मैकुला है, उसके चारों तरफ माइक्रोन एरिया है फोबिया के चारों तरफ। अगर यहाँ पे अगर एडिमा हो गई, रेटिनल थिकनिंग हो गई, देयर इज CSME क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। अब यहाँ पे आ जाओ, जो सेकंड क्राइटेरिया था क्या था, रेटिनल थिकनिंग थी। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. किसी और की आवाज बीच में क्या आ रही थी? तो आपके जो फर्स्ट क्राइटेरिया थे वो देख लो इसमें, कि फर्स्ट वन है कि चारों तरफ 500 माइक्रोन फोबिया के चारों तरफ है, दैट इज CSME हो गई। सेकंड क्राइटेरिया की रेटिनल थिकनिंग हो गई, ठीक है, और साथ साथ जो एडिसेंट एरिया 500 माइक्रोन सेंटर ऑफ द फोबिया, तो यहाँ पे दैट इज CSME। थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया कि जो 1 डिस्क एरिया है और मोर देन 1 डिस्क डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोबिया, ये जो फोबिया है उसके 1 डिस्क या 1 डिस्क से ज्यादा है रेटिनल एडिमा, तो दैट इज CSME। तो CSME के जो 3 क्राइटेरिया हैं वो आपको देखने हैं। Now come to hard exudate within 500 micron with the thickening of the adjacent area। ये आप देख लो कि 500 माइक्रोन के चारों तरफ
फोबिया है उसके चारों तरफ जो 500 माइक्रोन है उस एरिया में हार्ड एक्जुडेट फॉर्मेशन है, और इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ एक्जुडेट। ठीक है, दिख रहा है आपको? रेटिनल थिकनिंग है ये 500 माइक्रोन के चारों तरफ है, एंड देयर इज सर्कुलर रिंग फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड एक्जुडेट। कम टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द CSME, डायबिटिक रेटिनोपैथी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, विट्रस हेमरेज, लीकिंग होगी, ब्लड आएगा, ब्लड विट्रस में जाएगा, दैट विल लीड टू विट्रस हेमरेज। सेकंड वन इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। सिंपल सी चीज है, विट्रस हेमरेज होगी प्लस रेटिना ऑलरेडी डैमेज है तो थोड़ी सी भी ट्रैक्शन में आरडी फॉर्मेशन हो जाएगी। नियोवैस्कुलराइजेशन ग्लूकोमा होगा क्योंकि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनवीडी, एनबीई एंड एनबीआई। नियोवैस्कुलराइजेशन ग्लूकोमा हो सकता है। एंड ये क्या होगा कि अगर इसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या होगी, देयर इज हाई रिस्क ऑफ डायबिटिक आई डिजीज। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, जो डायबिटीज में करते हैं, रूटीन हेमोग्राम हो गई, यूरिन एग्जामिनेशन हो गई, ब्लड शुगर, फास्टिंग पीपी एंड ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन जो हम लोग करते हैं, HbA1c करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाएगी, सीरम कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड ECG। अब ट्रीटमेंट में आ जाओ, NPDR है तो क्या करेंगे, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट NPDR होती है वो क्या होती है, डायबिटिक कंट्रोल। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, बाकी चीज आप कर रहे हो तब कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला है स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल, शुगर को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑफ अदर सिस्टमिक कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन हो गया, लिपिड प्रोफाइल होगा, अगर नेफ्रोपैथी है या एनीमिक है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे। एंड रेगुलर फंडस एग्जामिनेशन हम थियोरेटिकली करेंगे, एवरी वीकली या फिर बाई वीकली, ऐसे हम उसका फंडस एग्जामिनेशन करेंगे कि देयर इज चेंजेज और नॉट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, अगर मैकुलर इडमा है तो क्या करते हैं, ग्रिड और फोकल फोटोकोगुलेशन करते हैं। ठीक है, ग्रिड क्या करते हैं, जो ग्रिड होती है हमारी, जो ग्रिड फोटोकोगुलेशन किसको बोलते हैं, सिंपल सी चीज है। तो ग्रिड हम वहां पे करते हैं जहां पे लीकेज होती है, वहां पे ब्लड वेसल्स लीक कर रही हैं, दैट विल लीड टू हेमरेज एंड इडमा, वहां पे हम ग्रिड फोटोकोगुलेशन करते हैं। उस एरिया को पहले फंडस एंजियोग्राफी से देख लेते हैं कि कहाँ पे निकल रही है, और उस एरिया को हम लेजर से सील कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या करते हैं, रेटिनल फोटोग्राफी, फोटोकोगुलेशन। रेटिनल फोटोकोगुलेशन में क्या करते हैं, डिफ्यूज, देयर इज डिफ्यूज लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। एंड इट इज यूज्ड कहाँ पे होगा, जो चारों तरफ जो एरिया होती है रेटिना के, वहां पे, टू डिक्रीज द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर पानी जम गया तो क्या करते हैं, अगर हम वहां पे छोटे छोटे छेद बना देंगे तो क्या होगी, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड। डिफ्यूज पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, छोटे छोटे चारों तरफ लेजर मार देते हैं कि जो मेटस फ्लूइड है वहां पे वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट मशीन है जो आपने देखा है, इट इज याग, ND याग 532 लेजर होती है, दूसरी होती है 1064, सेम डबल होती है, जो ग्रीन लेजर होती है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, लेजर कैसे करते हैं ये आप देख लो, यहाँ पे अब्राहम लेंस यूज करके हम लेजर करते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो ग्रिड फोटोकोगुलेशन। ग्रिड फोटोकोगुलेशन किस में कर रहे थे, जहां पे लीकिंग हो रही थी वहां पे हम एक एरिया में फोटोकोगुलेशन जो है वो लेजर करके उस एरिया को सील कर देते हैं, दैट इज ग्रिड फोटोकोगुलेशन। ठीक है, अब ये देख लो मैकुलर ग्रिड यहाँ पे हो गई, मैकुला के आसपास छोटे छोटे हम लेजर कर रहे हैं ताकि यहाँ पे सीलिंग हो जाए। ठीक है, हेमरेज सील हो जाए चारों तरफ। नाउ यू कैन गो थ्रू द पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। पैन जो ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ कर रहे हैं, so that there is improvement of diffusion of the fluid, जो फ्लूइड एक्युमुलेटेड है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाए चारों तरफ। उसके लिए हम मल्टीपल लेजर पॉइंट करते हैं। जैसे ये फोटो देखो, देयर इज पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, चारों तरफ हमने छोटे छोटे रेटिना में कर रखा है, सो दैट कि देयर इज increase in the fluid and everything will be absorbed। ये देखो, आफ्टर लेजर क्या होती है, ये these are the laser marks। वो जो ये जो आप देख रहे थे, जब इनिशियल मार्क करेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेटर ऑन जब हम देखेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक डॉट 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 ये लेजर दिखेंगे, जो हम पेशेंट्स में देखेंगे लेटर ऑन जो लेजर मार्क। ठीक है,
फंडस फोटोग्राफी में आपको इस तरह से लेजर दिखेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, लेजर प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी काफी वास्ट हो जाएगी, आप बस पैथोजेनेसिस देख लो, इसकी जो भी चेंजेज है वो देख लो, एनपीडीआर देख लो, पीडीआर देख लो, जो ट्रीटमेंट